सो वेलकम बैक दोस्तों। यूनिट 2 सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई कॉमर्स पे आ जाते हैं। अब ये 2 यूनिट आपके मिड सेम में आ सकती है, एंड सेम के लिए 4 यूनिट आती हैं। इसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और यूनिट 2 शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी यूनिट है ये, और तुम्हें पता होगा इसके बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स यानी जो भी साइट जो है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ोन हो गया, ये सब क्या कर रही हैं? ई कॉमर्स ही कर रही है ना, कि तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ से तुम ऑर्डर कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो गिव सम सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ई कॉमर्स। अगर मान लो तुम अपनी ई कॉमर्स साइट बनाना चाहो, तो तुम्हें क्या पता कि कितने सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं। वही तो बात होती है, जो छोटी ई कॉमर्स साइट होती है उनमें बहुत थ्रेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच करवा दे, कुछ पता नहीं। और इवन क्या अटैक्स हो जाए, कोई आइडिया नहीं होता कंपनी को लॉस होने का। तो ये देखो कि कुछ थ्रेट्स होते हैं, यानी कुछ खतरे होते हैं हमारे इंटरनल एक्सटर्नल। ये 5 खतरे बता रखे हैं, मैं पाँचों बता देता हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ अनऑथराइज इंटेंशनल यूज़र वो कैन एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना, स्टोर कर देगा कोई पासवर्ड। और या फिर वीक एक्सेस पॉइंट होगा तुम्हारी ई कॉमर्स साइट में, या मैनेजमेंट दैट अंडरलाइन सिक्योरिटी, जिसको सिक्योरिटी का काम करना है वही कुछ कर रही है, एक्सपोज वगैरह। कॉन्ट्रैक्टर, पार्टनर्स, कंसल्टेंट वगैरह जो तुम्हारी कंपनी के साथ ज्वाइन थे, उन्होंने एडवांटेज लेने की कोशिश की। या फिर पीपल्स मेंटालिटी ऑन द इंटरनेट सिक्योरिटी इज चेंजिंग, है ना, हर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहता है। एक्सप्लेन द टर्म ई कैश। ई कैश क्या होता है? ई कैश इन कंप्यूटर जनरेटेड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इंटरनेट बेस्ड सिस्टम जो अलाउ करता है फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, क्रेडिट कार्ड, चेक या मनी ऑर्डर को। प्रोवाइडेड सिक्योर वन लाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल होती है इसमें। वन इज द वन वन इज द ऑनलाइन फॉर्म ऑफ ई कैश विच अलाउ फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंटरनेट ट्रांजेक्शन, है ना, कि सारे एक ऑनलाइन फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस भर सकते हो। द अदर फॉर्म इज़ ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी एसेंशियली डिजिटल इनकोडेड कार्ड, है ना, जैसे ई कैश को फैसिलिटेट कर सके, या ओनली स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन बना सके, या ई कैश ट्रूली ग्लोबलाइज दिस इकोनॉमी, है ना। और टू द एक्सटेंट अ यूज़र वांट ई कैश ऑफलाइन, ऑल दैट इज़ नेसेसरी इज स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी, है ना। ऑफलाइन लाने के लिए हम स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इन सिमिलर पर्सनल चेक, बट इट इज़ फिजिबल फॉर अ वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन। आते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, आ सकता है तुम्हारे पेपर में। कि डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक कार्ड होता है दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड टू कैश व्हेन मेकिंग परचेज, है ना। कैश की जगह तुम डेबिट कार्ड भी दे सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक चेक कह सकते हैं, एज अ फंड आर विड्रॉल डायरेक्टली फ्रॉम ईदर द बैंक अकाउंट और फ्रॉम द रिमेनिंग बैलेंस ऑन योर कार्ड। जितना कार्ड में बैलेंस है उसमें से फंड्स निकाले जाते हैं। इन सम केसेस कार्ड्स आर डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर यूज़ ऑन द इंटरनेट एंड सो दैट नो फिजिकल कार्ड की ज़रूरत पड़े, है ना। लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज वाइडली फॉर टेलीफोन इंटरनेट परचेज। और डेबिट कार्ड में ऑल्सो अलाउ फॉर ट्रांजेक्शन विड्रॉल ऑफ कैश, जो कि एटीएम कार्ड के रूप में भी हो सकता है। देर आर करंटली 3 वेज ऑफ डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस: ऑनलाइन डेबिट कार्ड, ऑफलाइन, या इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड सिस्टम, है ना, जहाँ पे हम अपने कार्ड को लगाते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। एडवांटेज फॉर मोर ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड कैन बी मोस्ट ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड कैन बी यूज टू अवॉइड चेक राइटिंग ऑल टुगेदर, है ना। चेक राइटिंग बार बार ना करना पड़े, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड इज नॉट यूजुअली लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग वर्ड इन द अकाउंट। मोस्ट बैंक अलाउ सर्टेन थ्रेश होल्ड, ठीक है, कि बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कुछ डेबिट कार्ड्स के केसेस में। क्रेडिट तो इसी काम के लिए होते हैं। क्रेडिट कार्ड आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इशूड टू यूज़र एज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट, है ना, पेमेंट के रूप में। इट अलाउ इट्स होल्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द होल्डर प्रॉमिस टू पे दिस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। मतलब तुम पहले पे कर दो, बाद में कटेंगे जब सैलरी आएगी। तो द यूजर ऑफ द ई कार्ड क्रिएट अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट अ लाइन ऑफ क्रेडिट्स टू द कंज्यूमर। और क्रेडिट कार्ड इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज कार्ड होते हैं डेफिनेटली। और एबिलिटी टू ऑब्टेन क्रेडिट इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो ध्यान देना कि अगर ज़्यादा ही क्रेडिट हमने ले लिया तो इसका मतलब हम लोन में आ जाएंगे या शॉर्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो वी कैन स्पेंड अवर बियॉन्ड अवर नीड्स बट इन अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। इफ़ यू प्लान टू बोरो यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड प्रैक्टिस। जो भी कंपनी जो है, जो बैंक जो है अलाउ करता है, इंटरेस्ट चार्जेस, है ना। एक्सप्लेन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट क्या लगता है ई पेमेंट में? तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, कोई भी कॉमर्स का मतलब यही है कि तुम बना रहे हो, तुम अपने ग्राहक बना रहे हो, तुम काम कर रहे हो किस में? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इम्प्लाइज क्रिप्टोग्राफी डेफिनेटली। और ओरिजिनल पर्पज ऑफ क्रिप्टोग्राफी था कि हाइड करना जो लिखा हुआ। मगर क्रिप्टोग्राफी कैन बी यूज टू हाइड द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, है ना, किसी भी फॉर्म में। तो बहुत ही हार्ड टाइप की क्रिप्टोग्राफी लगती है उस फॉर्म में, क्योंकि तुम्हारे बैंक की डिटेल्स वगैरह या तुम्हारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में यूज़ हो रहा है, बिगेस्ट रिस्क ना हो इन द पेमेंट मैसेज माइट बी ऑल्टर्ड एंड द रिस्क दैट कम रेडी
रीड द मैसेज मे बी अ माइनर सिग्निफिकेंट, है ना। तो बहुत मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी है चाहिए इसमें। और द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड मैसेज इज ऑफन कॉल्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन। और द मोस्ट रिसेंट एंड यूजफुल डेवलपमेंट इन द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज डिजिटल सिग्नेचर। तुमने डिजिटली साइन कर रखे हैं सिग्नेचर, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है ना। ये ऐसा नहीं है कि तुमने साइन ही कर रखे हैं बस, नहीं, ये क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट है। इट कैन प्रिवेंट फ्रॉड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड एश्योर द वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है भाई? एक संस्था है मगर वो वर्चुअली है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल आएगा ना, उसमें ये पैराग्राफ डिट्टो छाप देना। अभी बताता हूँ क्या है ये पैराग्राफ। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द टर्म वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू डिस्क्राइब अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स, है ना। इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, और जॉइन टुगेदर, एक साथ जॉइन हो रखी है, ऑफन टेम्पररी टू प्रोड्यूस सर्विस और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए है तो इंडिपेंडेंट मगर साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट करती हैं इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल टर्म्स एंड लीडरशिप। अल्टीमेट गोल क्या है इसका? टू प्रोवाइड इनोवेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना, एंड सर्विस इनकंसिस्टेंटली इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड। ठीक है, एक कंपनी नहीं सेटिस्फाई कर पा रही तो मिलके कर रही है। और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दिखाता है, और दिस प्रोसेस मे बी ओन्ड बाय वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, पार्टनरशिप में फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिसोर्स, या फिर असेंबल टू परफॉर्म बिजनेस किसी बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट ऑनर की, है ना। एंड देन डिअसेंबल्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 4 कंपनियों में काम करा और हो गया। तो द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन whose members are bonded बाय लॉन्ग टर्म कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म कॉमन इंटरेस्ट है, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं वो। द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एज अ कॉर्पोरेट, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, अदरवाइज प्रोडक्टिव एंटिटी दैट अदरवाइज डज नॉट हैव अ सेंट्रल जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से बनता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें A B C D सभी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट से चल रही है। एग्जाम्पल है, स्मॉल सॉफ्टवेयर वांट टू बिड फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बियॉन्ड इट स्कोप। ठीक है, एक जनरली हम सर्विस सॉफ्टवेयर एज सर्विस करते हैं, या सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सब क्या करते हैं? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेते हैं, स्मॉल कंपनीज की हेल्प लेते हैं, एंड एबल टू डू अ लार्जर कॉपरेशन वर्क, है ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? वीओ एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्पस होता है उसका। क्विक डिलीवरी प्रोडक्ट काम चलता है, फास्ट काम होता है ना, तभी इतना सब हुआ है। तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर होता है उसमें, और कैन मेंबर्स कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर डेफिनेटली। अगर हम अमेजोन की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। डायनेमिक वीओज हैव अ कैपेबिलिटी टू यूनाइट क्विकली, है ना। क्विकली डायनेमिक यानी चेंज होते रहता है, प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जी, मैनी टू वन, और प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जेंस, है ना, वन टू मैनी। तो इन दोनों को ही करा जा सकता है। एडवांटेज क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के? मेक इट पॉसिबल टू सेटिस्फाई कॉन्स्टिटेंटली चेंजिंग कस्टमर एंड मेकिंग रिक्वायरमेंट। एट द एंड गोल क्या है? कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना, है ना। एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द सर्विस रेंज अ कंपनी कैन ऑफर, है ना। और पार्टिसिपेशन इन वीओज इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ एंड कस्टमर कंपनी कैन रीच इनडायरेक्टली वाई इट्स पार्टनर्स, है ना। तो जो भी कस्टमर हैं वो इंक्रीज कर सके कस्टमर बेस को। इट बिकम पॉसिबल टू प्रोवाइड सर्विसेज प्रिसाइजली टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर नीड, है ना। इतना बेस्ट क्वालिटी का दे देना कि कस्टमर की नीड इजीली सेटिस्फाई हो जाए। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? कॉस्ट हाई रहती है, डेफिनेटली है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और बेटर काम हो रहा है। लीगल प्रॉब्लम रह सकती है, अगर अगर वीओज आर एस्टैब्लिश फास्ट एंड एफिशिएंटली टू रिस्पॉन्ड अ मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो दे कैन रिजल्ट इन लीगल प्रॉब्लम्स, है ना। कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी डेटा शेयरिंग होगी, या आपस में जो मैनेजमेंट होगी वो दिक्कत कर सकती है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इशू रहता है, कल्चरल इशू रहता है, ये तो पढ़ ही सकते हो, ईजी है ना। आप पूछता है सिक्स्थ पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज़, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई क्या होता है? ईडीआई क्या होता है? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ही बता देता है। अब ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चरल बिजनेस इन्फॉर्मेशन है ना। कौन सी बिजनेस इन्फॉर्मेशन? स्ट्रक्चरल, किसके बीच में? दो कंप्यूटर्स के बीच में, या अलग अलग शेयर करना है इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो यूजिंग ईडीआई द वेरियस ट्रेडिंग पार्टनर्स कैन एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन देयर कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, है ना। उनके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ईडीआई में ऑल्सो भी डिफाइंड इज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा बिटवीन कंप्यूटर और मैनुअली एग्रीइंग फॉर्मेट नोन एज ईडीआई फॉर्मेट। तो ईडीआई फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज होता है, और information stored in the source computer in an organization is converted into EI format by software program, and it is received by the recipient computer system for direct usage, है ना। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के फॉर्म में रहता है और डायरेक्ट यूसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखो, कंपनी है, कंपनी का ईडीआई सर्विस है। अब यहाँ से बैंक, वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, स्टोर, सब कुछ है ना। तो द अबव डायग्राम शो कंपनी एंड इट्स वेरियस
पार्टनर्स कंपनीज लाइक अ वेंडर वगैरह, ये सब क्या है बेनिफिट्स क्या हो सकता है इसके। द मेन एडवांटेज ऑफ ईडीआई और ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूजिंग फैक्स ईमेल वगैरह है ना, क्या हो सकता है इसका कि इन्फॉर्मेशन और डेटा सेंड बाय वन कंपनी कंप्यूटर में डायरेक्टली यूज रेसिपिएंट कंप्यूटर विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन है ना, हमें अलग से कुछ उसमें काम करने की जरूरत ना पड़े। सिंस स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज हो रखे हैं डेटा एक्सचेंज के, तो कंप्यूटर सिस्टम बोथ ऑर्गेनाइजेशन इट एलिमिनेट द डेटा एंट्री एरर्स है ना। मतलब अगर तुम्हें अमेजॉन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अमेजॉन का प्रोडक्ट होगा, अमेजॉन में जो भी ईडीआई सर्विसेज होंगी वो कॉमन रहेंगी फॉर वेदर दे आर सप्लायर वेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे कि ईजी टू चेक हो जाए और वहाँ पे एलिमिनेट कर दे कोई डेटा एंट्री एरर्स को। तो ईडीआई में भी यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन टू कंपनीज भी हो सकता है डेफिनेटली। इंस्टेंट डिलीवरी इन्फॉर्मेशन और डेटा ऑन प्रिसाइबल डिजिटल फॉर्मेट्स। ठीक है, अब आते हैं सेवन्थ में, व्हाट इज़ फिजिकल सिक्योरिटी। अब ये फिजिकल सिक्योरिटी क्या है भाई, एक्सप्लेन द नीड ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है द फैसिलिटी हाउसिंग सिस्टम रिसोर्सेज है ना, द सिस्टम रिसोर्सेज देमसेल्फ एंड, अब देखो कोई ना कोई स्टोरेज तो जगह होगी ना, डेटा स्टोर हो रहा होगा कहीं पे। तो फिजिकल सिक्योरिटी एज इट परटेन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी शुड कवर द फॉलोइंग एरिया मिनिमम एसेस कंट्रोल। फायर सेफ्टी होनी चाहिए कहीं वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा डेटा बेस स्टोर हो रखा है वहीं अर्थक्वेक आ गया है ना। तो फिजिकल एसेस ऑफ द एसेस टू द फैसिलिटी होना चाहिए कि इज़ द पैरामीटर कंट्रोल फॉर प्रोटेक्टिंग एसेस अगेंस्ट एसेस है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि एंट्री पॉइंट ना हो। डज द कंट्रोल एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। एज वीटर ऑलवेज कंपनी टू व्हाट एक्सटेंट इज द सिस्टम कंट्रोल द एसेस ऑथराइज है ना। और इज देयर आर पोटेंशियल फॉर यूज़ ऑफ ऑनलाइन टर्मिनल्स, ऐसा कर सकते हैं कि हम कि डेटा को निकाल सकें। और साइट की लोकेशन भी मैटर करती है ना। रिवर ऑन लो लाइंग एरिया, फ्लड हो सकता है वहाँ पे, तो तुम्हारा डेटा गया। पावर एंड एयर कंडीशन मैकेनिज्म, यहाँ से भी इफेक्ट पड़ता है, फायर ना आ जाए वहाँ पे है ना, सर्विसेज में ही फायर लग जाए जहाँ पे डेटा सेंटर्स है, नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए कोई, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकली डेटा को स्टोर सेफ रखना है। एट्थ आता है मेंशन द नेचुरल डिजास्टर एंड कंट्रोल टू द फिजिकल सिक्योरिटी, इसी का आगे का पार्ट है। ये देखो फायर, देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एनिमीज ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी क्या क्या है, फायर। अब कॉन्फेगरेशन कॉज बाय फायर अफेक्ट आईएस यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रू हीट स्मोक एंड सप्रेसिंग एजेंट डैमेज है ना। थ्री कैटेगरी क्या है, ये तुमने पढ़ रखा होगा, कंट्रोल करो ये 5 फायर कैटेगरी है। ऑर्डिनरी कंबशन, फ्लेमेबल लिक्विड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंबस्टेबल मटेरियल है ना। फायर एंड फो नाम का एक चैप्टर हुआ करता था बचपन में। एनवायरमेंटल फेलियर क्या है कि दिस इज अ टाइप ऑफ डिजास्टर दैट इंक्लूड एनी इंटरप्शन इन द सप्लाई ऑफ कंट्रोल है ना, ये फॉर्म में भी हो सकता है। अर्थक्वेक हो सकता है, लिक्विड लीकेज, बात वही है ठीक है। लाइटनिंग हो सकता है कहीं वहाँ पे बिजली गिर जाए। या डिस्कस द फंड, 9th क्वेश्चन पे आता है फटाफट, डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। और हाईलाइट बताने बेसिक टेनेट। टेनेट देखो यहाँ पे कीवर्ड आ गया, जब भी टेनेट की बात करें तो ये सब लिखना है तुम्हें। क्या लिखना है कि डेप्थ इन डिफेंस, डिफेंस इन डेप्थ, इट मेन डिप्लॉइंग मल्टीपल मेजर दैट कॉम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ठीक है, मेजर्स ऐसे लेने हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, फिजिकल स्पेस, पर्सोना है ना, पर्सनल। द मेन फिजिकल डिफेंस आर दोज नियर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन। प्रिकॉशन क्या है कि फिजिकल एसेस कंट्रोल होना चाहिए। डिलेड अनऑथराइज एंट्री, एंड जो ऑथराइज नहीं है उनको डिले रखना है। और फर्स्ट है डिफेंस इन डेप्थ। ठीक है, बेसिक टेनेट की बात हो रही है तो डिफेंस इन डेप्थ हो गया। सेकेंड है कंट्रोलिंग द फिजिकल एसेस है ना, फिजिकल एसेस को कंट्रोल करना है। सिक्योरिटी डोर्स वगैरह होने चाहिए। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूशन यानी कोई घुसपैठ कर रहा है ना हिंदी में बोले तो। प्रोवाइड कॉन्टीजियस सर्विलेंस होनी चाहिए सिक्योरिटी एरियाज में। फोर्थ है हमारा फिजिकल एसेस ऑन अ नीड टू नो बेसिस है ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, ये सारी बातें तो लोगों को पता होनी चाहिए। तुम्हारी कंपनी में ही नहीं पता किस तरह से डेटा ब्रीचिंग होती है, किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, तो क्या दिक्कत आ गई। टेंथ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोमेट्रिक डेटा। बायोमेट्रिक डेटा का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। अब बायोमेट्रिक कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस, इसका मतलब लाइफ है, मेट्रिक यानी मेजर, लाइफ मेजर है ना। इट इज़ वेल नोन दैट ह्यूमन इंट्यूटिवली यूज सम बॉडी कैरेक्टरिस्टिक जैसे फेस, वॉइस रिकॉग्नाइज एक दूसरे को। तो बायोमेट्रिक इज यूज एज वन ऑफ द मेथड फॉर फिजिकल एसेस कंट्रोल। और बायोमेट्रिक इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन मेजरिंग टाइम, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर दैट आर यूनिक टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, वो सारी बातों को पकड़ना जो एक इंसान में यूनिक होती है, जैसे वॉइस, फिंगर प्रिंट, बॉय कॉन्टोर, रेटिना, हैंड राइटिंग स्टाइल, सब कुछ। ठीक है, बहुत ही एडवांस चला गया। तो गिव द यूनिक नेचर ऑफ ह्यूमन बायोमेट्रिक आईडीज़ वगैरह आजकल ऑफिस वगैरह में यूज़ होती है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बायोमेट्रिक। ट्रेडिशनली पासवर्ड एंड आईडी कार्ड हैव बीन यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सिक्योरिटी सिस्टम, बट दिस मेथड कैन ईजिली बी ब्रीच्ड एंड आर अनरेबल। हमें नहीं पता कौन किसकी आईडी ले जाए है ना, मगर बायोमेट्रिक कैन नॉट बी बोरोड, स्टोलन, और एक का हर किसी का यूनिक रहता है। फ्रॉम द
प्रेसिडेंस डिस्कशन एंड ऐसी बात हो कि अब तुम हर जगह डीएनए तो दोगे नहीं अपना, तो कुछ ना कुछ रेटिना या फिर हाथ के अंगूठे के डिज़ाइन किस तरह से है ना। इन बायोमेट्रिक वन टू मैनी सर्चेज आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ स्टोरेज इमेजेस है। इमेज वगैरह देखना तुम्हारा किस तरह का काम है। बायोमेट्रिक प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड, इंक्रीज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ग्रेटर कन्वीनियंस, हायर लेवल ऑफ काउंटेबिलिटी, फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह। फिर आते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यूज वाइल सेलेक्टिंग अ बायोमेट्रिक सिस्टम। क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, किस तरह का क्राइटेरिया यूज़ होता है। तो बायोमेट्रिक इज अ फिजिकल और बायोलॉजिकल फीचर, फिर से कहानी लिख देना। और क्राइटेरिया जब पूछे तो ये बताना कि क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग बायोमेट्रिक है, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऑल ह्यूमन बीन हैव द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, फॉर ह्यूमन दीज कैरेक्टरिस्टिक आर यूनिक एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंग्विश फीचर। फिर आता है परमानेंस होनी चाहिए, परसिस्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक्यूरेसी रहनी चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम अंधे के सामने तुम रेटिना चेक करवा रहे हो तो दिक्कत है यानी जिसको हैंडीकैप। तो हमें हर चीज़ को लेके चलना है। हाउ द बायोमेट्रिक सिस्टम आर डिज़ाइन, किस तरह से बनते हैं। स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टेम्पलेट और एक्यूरेसी ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम स्टेप, है ना। ये होता है एक्यूरेसी देखी जाती है, स्टोरेज प्रोटेक्शन का देखा जाता है। फिर आता है लीगल चेंज ऑफ बायोमेट्रिसिस, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस 15 ही क्वेश्चन थे इसमें। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट लीगल challenges of biometrics. अब गवर्नमेंट आर बीइंग टू मैंडेट द बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर सच एज फेशियल इमेज या फिंगरप्रिंट वगैरह, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह पासपोर्ट वगैरह में यूज़ होते हैं। आधार कार्ड भी तुमने अपना फिंगरप्रिंट दिया होगा। इन स्पाइट ऑफ द करंट प्रोग्रेस इन बायोमेट्रिक रिसर्च, लीगल चैलेंजेस कंटिन्यू टू रिस्ट्रिक्ट द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, पब्लिक के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, है ना। और ये चैलेंजेस आर इन एरिया ऑफ कन्फर्मिंग द प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन में। कहानी से लिख दी इन्होंने। आखिरी एक गिव सम सोशल इश्यूज ऑफ द बायोमेट्रिक सिस्टम। क्या लाइक पहला क्या, क्लियरिटी ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए, है ना। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियर अबाउट व्हाट द नीड ऑफ एप्लीकेशन आर, और किस काम के लिए वो अचीव हो रहा है। फिर है इंटरऑपरेबिलिटी एंड इक्वलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। तो प्रोसेस इक्वलेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। सिस्टम परफॉर्मेंस पे तो इम्पैक्ट करता है। बॉर्डर कंट्रोल IS पे यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, है ना। बायोमेट्रिक में ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग यूजेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, ह्यूमन फैक्टर सच एज एज, एथेनिसिटी, जेंडर, डिजीज, ये सब भी देखना पड़ेगा, है ना। सिग्निफिकेंट रोल करते हैं। और एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, पीपल में टेम्परेली एक्सेप्ट टू ट्रेड इन पार्ट ऑफ देयर पर्सनल फ्रीडम इन एक्सचेंज टू मोर सिक्योर वर्ल्ड, है ना। तो उनको ये ट्रेड करना पड़ेगा पर्सनल फ्रीडम में से थोड़ा सा, कि अगर तुम्हें सिक्योर वर्ल्ड में रहना है तो। समझ में आया, मतलब मेरे को अपना नाम लीगली बताना पड़ेगा सबको, कि कहीं मेरा नाम से कोई और ना चले जाइए। डिजिटल सिग्नेचर भी आता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं सोशल इश्यूज़ में, है ना। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, इंटरऑपरेबिलिटी, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियर, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, ये 4, है ना। इसको तुम एक्सटेंड करके किस तरह से लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी है, मगर ये था यूनिट 2 का सार मेरा। और होप तुम्हें समझ में आया। बस कीवर्ड्स को ध्यान रखना, बार बार बोलूँ कीवर्ड्स को ध्यान रखना। और जब भी मन करे पॉज करके कोई भी देख लेना, या कहीं भी रोक के किसी भी क्वेश्चन को पढ़ ही लेना खुद से। मैंने तो बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गेट सेट स्टडी जुड़े रहने के लिए अच्छी बात है। लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।